चलिए आज फिर से आप लोगों का एक न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रहा है और इस न्यू क्लास जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, इसके बारे में स्टडी करना है। लेकिन इससे पहले कि आपको काइनेमेटिक्स स्टार्ट करें कि आपको पी फिजिक्स की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वालेकुम सलाम, राम राम, साहब बंद गया और जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो मेरा काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो काइनेमेटिक्स है क्या, ये इसको जानना है सबसे पहले। तो जब आप लोग काइनेमेटिक्स के बारे में समझते हैं तो काइनेमेटिक्स, तो ये काइनेमेटिक्स वर्ड जो है ना, दो वर्ड से कम्बिनेशन से बना हुआ है और एक है आपको बता दें, और वो जिसका नाम है काइन, और एक दूसरा वर्ड है जिसका नाम है मैटिक्स। ये काइनेमेटिक्स जो है आपको दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। जो फर्स्ट वर्ड है जिसका नाम है काइन एंड सेकंड वर्ड है जिसका नाम क्या है, मैटिक्स। तो वास्तव में जिस काइन का बारे में हम पढ़ रहे हैं, वास्तव में ये काइन का मीनिंग क्या होता है और जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है। देखिए जब काइन की बात करते हैं तो इस काइन का मतलब होता है मोशन, मोशन। और मैथमेटिक्स यानी मैट्रिक्स की बात करते हैं, इस मैट्रिक्स का मतलब होता है मैथ। मैथ मतलब आप लोग समझ लो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैलकुलेशन। इसके मतलब समझ लो कैलकुलेशन। आप लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको समझना है ये क्या है मेरा, कैलकुलेशन। तो अब हम काइनेमेटिक्स की जब बात करते हैं, ये काइनेमेटिक्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। जो पहला वर्ड है काइन जिसका मतलब होता है मोशन और दूसरा है मैट्रिक्स जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और मोशन से रिलेटेड जितना भी मैथमेटिकल टर्म होगा इन सारे के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, एनालिटिकल मेथड से स्टडी करेंगे मोशन को। लेकिन इस चैप्टर की एक बड़ी खासियत क्या है कि हम लोग जानते हैं कि मोशन जब पढ़ेंगे ना, ये मोशन किसके वजह से होगा, किस कारणों से होगा, इसके बारे में स्टडी हमें नहीं करना है। विदाउट काउज ऑफ मोशन के बारे में हमको स्टडी करना है। किसके बारे में, किसमें हमको, काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट मोशन। तो इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, मोशन के बारे में करेंगे। विदाउट इट्स काउजेज, बिना इसके कोई कारण के बारे में हम लोग क्या करते हैं, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। बट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आखिर में ये मोशन है क्या। जब हम मोशन को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, आखिर में ये मोशन है क्या। जब मोशन का स्टडी करते हैं तो आपको बता दें कि मोशन से पहले एक टर्म आ रहा होता है जिसे पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ही क्या है, जरूरी है। जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आप मोशन को ही पढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है वो मेरा जो टर्म है, और वो टर्म है मेरा रेस्ट। अब समझने की कोशिश करेंगे, इस काइनेमेटिक्स में मोशन को पढ़ेंगे, लेकिन मोशन से पहले जब तक रेस्ट को नहीं पढ़ेंगे आपको मोशन को समझ में नहीं आएगा। मोशन को देखिए कैसे मोशन को समझेंगे, तो उससे पहले रेस्ट को समझते हैं। तो रेस्ट को समझने के लिए मान लिया जाए कि हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक टॉपिक ले लिया जाए कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिए और यहाँ पर एक पॉइंट है, वो है ओरिजिन मान लेते हैं। इस ओरिजिन को आप लोग फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट है ये, फिक्स्ड पॉइंट है ये ओरिजिन मेरा फिक्स्ड पॉइंट है। और जब ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग रिफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। रिफरेंस पॉइंट भी क्या कहते हैं। अब मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि रिफरेंस पॉइंट यानी क्या है। रिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है जिस पॉइंट से किसी भी बॉडी के या पार्टिकल के पोजीशन को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि उसका पोजीशन कहाँ होगा। चलिए बात करते हैं। तो सिंपल सा हम मानते हैं ये रेफरेंस पॉइंट है और इस रेफरेंस पॉइंट से यहाँ पर एक बॉडी है इस पोजीशन पर, और इस पॉइंट का नाम क्या है, ए है। इस ए पॉइंट पे एक बॉडी है और इस ए बॉडी है, तो इस ए पॉइंट पर जो बॉडी है तो इसका जो पोजीशन है इस रेफरेंस पॉइंट से वो कितना है, R1 है। कितना है,
R1। यहाँ पे जिसका पोजीशन है वो कितना है, R1 है। लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन A पर है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है। लेकिन क्या होता है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। तो टाइम चेंज हुआ और टाइम चेंज हुआ और टाइम चेंज हुआ और टाइम चेंज हुआ, टाइम चेंज होते गया होते गया होते गया। बहुत टाइम चेंज होने के बावजूद भी इस A पॉइंट का, यानी इस पॉइंट का पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जब पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा तो ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में, इस रिफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट किस में होगा, रेस्ट में होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, जब ये रेस्ट में होगा तो इसका मतलब है, आप सिंपल से जानते हैं कि रेस्ट का मीनिंग हो जाता है नो चेंज इन पोजीशन। सिंपल सा, नो चेंज इन पोजीशन ऑफ है बॉडी विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट। और जिस फिक्स्ड पॉइंट की बात करते हैं वो फिक्स्ड पॉइंट मेरा कौन सा पॉइंट होगा, रिफरेंस पॉइंट होगा। वो फिक्स्ड पॉइंट मेरा क्या होगा, रिफरेंस पॉइंट होगा। सही है, समझ गए, रेस्ट समझ गए। अब हम लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश, जैसा भी हो, जो भी कारण हो, हमको इसमें कारण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कारण काइनेमेटिक्स में कारण को पढ़ना ही नहीं है, कॉज को पढ़ना ही नहीं मोशन के ये। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर, इसी जगह पर हम लोग चले जाते हैं और इसमें जब हम आते हैं तो देखेंगे कि अभी ये पॉइंट ए पे था, लेकिन टाइम के साथ ये बॉडी ए से घूमते 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 कहाँ पर आ गया, पॉइंट बी पे आ गया। ये बॉडी ए से चलते 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 कहाँ पर आ गया, पॉइंट बी पर आ गया। तो जो ही पॉइंट बी पर आया तो इस कंडीशन में इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। और ये क्या था यहाँ पे, R2। पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, R2। अब देखते हैं, ये था टाइम T1 में और ये था टाइम T2 में हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इस बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। पहले R1 पोजीशन था, अब क्या हो गया, R2 हो गया। पहले A पे था, अब कहाँ पे हो गया, B पे होगा। जब टाइम के साथ किसी पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज हो तो उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं, और जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो मोशन का मतलब होता है कि मोशन तब होगा जब किसी पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज होगा टाइम के साथ। तो यहाँ पर टाइम क्या था, T1 था, T1 पर पोजीशन A था, लेकिन आफ्टर द टाइम T2, यानी क्या है, T1 से कहाँ पर गया, T2 पे गया। इसका पोजीशन A से कहाँ हो गया, B पे होगा। तो पोजीशन में क्या आ रहा है, चेंजिंग आएगा। तो इसमें से जब भी पोजीशन में चेंजिंग आएगा तो वो पोजीशन में चेंजिंग आने के बाद वो किस में कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब मोशन को आप डिफाइन करना चाहोगे तो मोशन का डिफिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा रे, चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू, क्या होगा रे, टू ए, कौन सा पॉइंट होगा, फिक्स्ड पॉइंट होगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे मोशन। तो अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, जब किसी बॉडी के पोजीशन में चेंजिंग हो तो वो किस में होगा, रेस्ट में होगा। और जब किसी बॉडी के पोजीशन में क्या हो, चेंजिंग ना हो तो रेस्ट में होगा। और किसी बॉडी के पोजीशन में चेंजिंग हो तो वो किस में होगा, मोशन में होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। पर अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, ये जो रेस्ट और मोशन होता है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव। ये समझ में आ रहा होगा, रिलेटिव टर्म। तो हम अभी समझ में नहीं आया रिलेटिव या एब्सोल्यूट या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्या है, ये समझ में नहीं आएगा, अभी हम समझेंगे। तो हम यहाँ पे एक टर्म लिखने वाले हैं और इस टर्म को अच्छी ढंग से समझना है। क्या समझना है इस टर्म को, कि हम यहाँ पर एक बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रेस्ट। और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम लोग, मोशन। दो टर्म का ही बात कर रहे हैं, एक रेस्ट का और एक की बात कर रहे हैं हम लोग मोशन। ये नहीं, एक रेस्ट का और एक मोशन। ये जो रेस्ट एंड मोशन है ना, ये दोनों जो है
रिलेटिव टर्म है। कौन सा टर्म है? रिलेटिव है, रिलेटिव टर्म है। यानी रिलेटिव का मतलब होता है डिपेंडेंट है। ये क्या है? ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये डिपेंडेंट कैसे है। ये डिपेंडेंट टर्म है। ये कौन सा टर्म है? डिपेंडेंट है। पर ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट ये नहीं है। पर ये क्या है? ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब रिलेटिव है। रिलेटिव जब होता है, रिलेटिव के लिए कम से कम क्या चाहिए? दो, एक नहीं। जब ये सिंगल ही सब कुछ होता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है। पर यहाँ पे ये क्या हो रहा है? रिलेटिव हो रहा है। तो रेस्ट एंड मोशन होता है एक रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म या इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है। पर ये मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर ये रिलेटिव समझ में नहीं आ रहा कि ये रिलेटिव क्या है। तो हम कल एक एग्जाम्पल दिए थे और आज भी आपको उसी एग्जाम्पल को समझाना चाहेंगे क्या है। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले हम एक कार वाला एग्जाम्पल दिए थे। तो देखेंगे कार कैसे बनाए थे। तो जब आप कार बनाते हैं ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक कार है, एक कार है और इस कार को हम बताए थे ये मेरा कार है और बताए थे कि इस कार पे ये कार है और इस कार पे एक लड़का बैठा हुआ है। बताए थे कल कि इस कार पे एक लड़का क्या है? बैठा हुआ है। एक लड़का क्या है? कार पे बैठा हुआ। समझ रहे हैं? तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कार पे एक लड़का क्या है? बैठा हुआ। सही है? तो जब ये लड़का इस कार पे बैठा हुआ है और ये कार इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? ये मोशन में है। मोशन में क्या समझते हो आप लोग? मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। यहाँ तो सही है। ये लड़का क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझ में आ रही है चीज? हम बात करते हैं जब ये मूव कर रहा है लेकिन हम इसके बगल में एक टर्म बनाते हैं, एक वृक्ष बनाना चाहते हैं। हम लोग क्या बनाना चाहते हैं? एक वृक्ष बनाते हैं और इस वृक्ष को जब हम समझेंगे तो देखेंगे ये वृक्ष कैसा होगा। ये वृक्ष बन गया मेरा। अब हम देखेंगे कि जब ये कार आगे की ओर गति कर रही होती है, मोशन में होती है, चल रही होती है, तो इस कार के साथ साथ ये लड़का भी आगे की ओर क्या हो रहा था? बढ़ रहा होता है, गति में होता है। ठीक है? बढ़ रहा होता है। यानी जहां जहां कार जाएगी वहां वहां ये लड़का का भी पोजीशन होते जाएगा। तो यहां पर पता चल रहा है कि कार कहीं भी चले जाए, उस कार के रिस्पेक्ट में इस लड़के का पोजीशन कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। इसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो। जब इसके पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये लड़का इस कार के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा? किस में होगा? रेस्ट में होगा। यानी कार के रिस्पेक्ट में ये लड़का क्या होगा? रेस्ट में होगा। पर हम बात करना चाहेंगे ठीक उल्टा। लेकिन ये वृक्ष, सड़क के किनारे एक वृक्ष है और ये वृक्ष अस्थिर है। ठीक है? अस्थिर है। लेकिन जब ये कार आगे बढ़ रही होती है तो इस वृक्ष से इस लड़के का डिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ रहा होता है। कभी आगे, यदि ये लड़का अभी यहाँ पर है तो इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ तक होगा। अब ये लड़का यहाँ से यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे ये लड़का आ जाएगा, यहाँ पे इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ होगा। पोजीशन चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? इस लड़के के किसके रिस्पेक्ट में? इस वृक्ष के रिस्पेक्ट में इस लड़के का पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जब भी इस लड़के का पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वो मोशन में होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लड़का इस कार के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है। कोई दिक्कत? तो हम बात कर रहे हैं ये रिलेटिव है। ये कौन सा टर्म आ रहा है यहाँ पे? रिलेटिव टर्म है। आप समझ आ रही है चीज? अब लेकिन अब एक टर्म यहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्ड का यूज करते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब रेस्ट में है। सही आ गया? तो हम बात करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि यदि कोई भी चीज
एक बॉडी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो दुनिया के हर एक बॉडी के रिस्पेक्ट में, हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी वो या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा ही होगा। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि ये लड़का इस कार के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो ये लड़का इस ट्री के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। यदि ये इंडिपेंडेंट होता तो इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो इसके रिस्पेक्ट में भी क्या होना चाहिए, रेस्ट में हो रहा। लेकिन यहाँ पे ये रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है। ये क्या है, एक क्या है, डिपेंडेंट वैल्यू है, रिलेटिव वैल्यू है। अब समझ आ गया चीज। ये रेस्ट और मोशन जो होता है वो हमेशा एक रिलेटिव वैल्यू है, रिलेटिव टर्म है, एक डिपेंडेंट टर्म है, इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है। पर मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप मोशन बता रहे हैं, ये मोशन क्या हो सकता है, कितने टाइप्स का मोशन हो सकता है। तो अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, ये मोशन कितने टाइप्स का हो सकता है। तो आगे होगा टाइप्स ऑफ मोशन। तो अभी हम लोग जो है अभी बताए थे कि ये मोशन कितने टाइप्स का होगा, इस मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब ये जो मोशन है ना, ये मोशन जो है ना डिपेंड कर रहा होता है कितने डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो ठीक है, तो ये 3 टाइप का हो सकता है, 1D मोशन, 2D मोशन एंड क्या होगा, 3D मोशन होगा। अब हम 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे कि 1D मोशन क्या है, 2D मोशन क्या है एंड 3D मोशन क्या है, सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए 1D का मतलब क्या आता है, 1 डायमेंशनल मोशन। इस 1 डायमेंशनल मोशन को हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं। कौन सा मोशन कहते हैं, लीनियर मोशन भी कहते हैं। और इस लीनियर मोशन का एक और नाम है ना, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं इसको। रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। तो पर एक मन में क्वेश्चन आ रहा है, किसको कहेंगे लीनियर मोशन, किसको कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, कोई दिक्कत, या 1 डायमेंशनल मोशन किसको कहेंगे। बड़ी आसान सा टर्म है। यहाँ पर जब लीनियर मोशन की बात करते हैं तो जब भी किसी भी बॉडी का मोशन मतलब समझ जाना डायरेक्टली चेंज इन पोजिशन, कोई दिक्कत, मोशन मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। सिंपल सा, जब भी किसी भी बॉडी का मोशन यानी चेंज इन पोजीशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट पाथ हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा मोशन कहेंगे, वो लीनियर मोशन या 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। जैसे हम बात करना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको सिंपल से डिफिनेशन की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे वो मोशन क्या होगा, ये होगा मोशन along a straight path, a straight path। जब भी कभी भी आपको किसी भी बॉडी का मोशन स्ट्रेट पाथ पे हो तो उसका मोशन जो होगा 1 डायमेंशनल मोशन या लीनियर मोशन होगा। अब ये स्ट्रेट पाथ क्या हो सकता है, देखिएगा सिंपल सा चीज़ है। जब स्ट्रेट पाथ की बात करेंगे तो हम लोग स्ट्रेट पाथ में ऐसा भी हो सकता है, स्ट्रेट पाथ में देखेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस। तो मैक्सिमम स्पेक्स कितने एक्सिस हो सकता है, कितने डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। या तो लीनियर का मतलब है तो या तो किसी भी बॉडी का पार्टिकल्स का जो पोजीशन है ए है और ए से किधर जाएगा, बी जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस चेंज हो सकता है, या तो अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस चेंज हो सकता है या अलोंग जेड एक्सिस। यानी सिर्फ है यदि किसी बॉडी का पोजीशन सिर्फ है एनी 1 एक्सिस, या तो अलोंग एक्स हो या तो अलोंग वाई हो या तो अलोंग जेड, सिर्फ 1 एक्सिस के अलोंग में पोजीशन में चेंजिंग हो तो हमेशा कौन होगा, 1 डायमेंशनल मोशन होगा। तो जब भी 1 एक्सिस की बात करते हैं तो 1 एक्सिस हमेशा कौन सा लाइन होगा, वो कौन सा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक स्ट्रेट पाथ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करना चाहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। जब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप मान लिए जाए कि एक साइकिल चालक है, कोई साइकिल चालक है, तो मान लेते हैं हम एक साइकिल चालक की बात करते हैं। कल एग्जाम्पल हम साइकिल चालक की बात किए थे, तो चलिए साइकिल चालक की ही बात कर लेते हैं। एक साइकिल चालक की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक साइकिल है, यहाँ पे एक साइकिल है और यहाँ पर इस साइकिल चालक का क्या है, यहाँ पे हैंडल है और इस साइकिल चालक का यहाँ पे क्या है, सीट है और सीट के साथ इसका क्या है, यहाँ पे कैरियर है। हम देखेंगे ये साइकिल चालक और ये साइकिल चालक
ये साइकिल चालक है, और ये साइकिल इस पाथ पे सीधी लाइन में ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। सीधी सड़क है, एक रोड है, और इस रोड पर सीधे ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये साइकिल चालक, यदि साइकिल सवार यदि एक स्ट्रेट पाथ पर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है, तो इसका जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसका हो सकता है, एक फ्री फॉलिंग बॉडी नाम सुनेंगे, फ्री फॉलिंग बॉडी। तो आप दूसरा समझेंगे, एक होता है फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करते हैं, तो फ्री फॉलिंग का मतलब होता है कि कोई बॉडी है उसको किसी हाइट पे ले जाओ और हाइट से नीचे की ओर छोड़ दो, तो जब भी वो बॉडी जाती है अंडर द ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वो बॉडी हमेशा अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स वो क्या करेगी, मूव करेगी, यानी क्या नीचे गिरेगी। जब वो नीचे गिरती है ना, तो वो जब ये मानते हैं ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, और यहाँ से कोई बॉडी को छोड़ दो, तो ये बॉडी हमेशा कहाँ जाएगी, नीचे गिरेगी। जब भी ये बॉडी नीचे गिरेगी, तो ये एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, और इस पाथ पर यदि कोई बॉडी का मोशन होगा तो हमेशा कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा। इसी बॉडी पे इसका क्या होगा, कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे 2D की बात करते हैं। 2D का मतलब होता है, 2D मतलब समझ लेना है प्लेन, सिंपल से क्या समझ लेना है, प्लेन की बात करेंगे। तो जब हम प्लेन की बात करते हैं तो वो क्या होगा, इसका मतलब होगा, इसका सिंपल से मोशन मतलब होता है मोशन इन प्लेन, यानी जब भी किसी बॉडी का मोशन प्लेन में हो तो उसको कौन सा मोशन कहेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन। इसका मतलब है प्लेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यानी 2 एक्सिस, ये 2 डायरेक्शन। जैसे सिंपल सी एग्जांपल की बात करना चाहेंगे तो वो एग्जांपल लेना चाहते हैं, कभी कभी आप लोग सांप को देखते होंगे, देखते हैं ना सांप को। जब वो सांप चलती है ना, सड़कों पे कहीं भी चलती हो तो प्लेन में चलती है। तो सांप कैसे चलती है, वो आपको ऐसे घूम के चलती है ना, टेढ़ी मेढ़ी चलती है कि नहीं चलती है। आप सांप जब भी चलती है तो वो ऐसे करके चलती है, ठीक है। तो जब सांप ये चल रही है तो हम लोग बात करते हैं ये ऐसे ऐसे करके चलती, देखते हैं इसका जो डायरेक्शन है 2 डायरेक्शन में हो रहा है, एक इधर भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है और एक ऊपर भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस कंडीशन में इसका डायरेक्शन स्ट्रेट पाथ में नहीं हो रहा, एक क्या हो रहा है, 2 पाथ पे हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, यानी 2 एक्सिस में इसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जिस वजह से ये जो सांप जो चलती है ना, ये लीनियर मोशन ना होके ये कौन सा मोशन होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा। कोई दिक्कत। दूसरा जिसका एग्जांपल देखना चाहेंगे वो दूसरा एग्जांपल होगा सर्कुलर मोशन, नाम सुनेंगे। यानी कोई भी बॉडी यदि सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, यदि कोई भी बॉडी यहाँ से सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसका जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, क्या होगा, 2D मोशन होगा। यानी कौन सा होगा, 2D होगा। ठीक इसका उल्टा, ठीक इसी तरह से यदि आप हम लोग जानेंगे, आप लोग जानते प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मतलब होता है हम किसी चीज़ को ऐसे फेंक दिए, ऐसे लिए और ऐसे करके फेंक दिए। जो ऐसे करके फेंकेंगे तो फेंकने के बाद क्या होता है, ये बॉडी यहाँ से चलेगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी, यहाँ से मान के फेंकते हैं और यहाँ से चलेगी और यहाँ पर आके क्या हो रही है, गिर रही है। तो जो ही ये बॉडी यहाँ से आके गिरती है, यहाँ पे किसी न किसी एंगल से फेंकेंगे, गिरेगी, तो आप देखते हैं 2 डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है इसका पोजीशन, एक इधर और एक ऊपर भी और एक इधर भी, यानी कि 2 डायरेक्शन में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। इसलिए वो 1 डायमेंशन नहीं होगा, कितने डायमेंशन होगा, 2 डायमेंशन होगा। तो इसको कहेंगे सर्कुलर, ये जो मेरा हो गया कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर पाथ पे होगा मोशन। और ये कौन सा मोशन होगा रे, प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रोजेक्टाइल जो मोशन होगा यानी वो होगा आपको कौन सा होगा, 2D होगा। सर्कुलर मोशन होगा वो कौन सा होगा, 2D होगा। पर लीनियर मोशन जो होगा वो कौन सा होगा, 1D होगा। लेकिन हम 3D की बात करते हैं, जब 3D की बात करते हैं तो 3D में समझ लेना, यानी इसमें तीनों एक्सिस चेंज होगा, यानी अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग या तीनों डायरेक्शन होगा। जैसे कोई मक्खी है, सपोज करो कोई मक्खी है, यहाँ पर मक्खी बना दी, हम यहाँ पर मक्खी बना दिए, है ना, ये मक्खी है, मानते हैं ये मक्खी है, ठीक है। अब ये मक्खी है जब उड़ती है ना तो इसे पता नहीं होता है कि किस पाथ पे जा रहे हैं, लीनियर जा रहे हैं कि प्लेन में जा रहे हैं कि स्पेस में जा रहे हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये जो मोशन है ना, किसका मोशन, इस मक्खी का जो मोशन होगा कौन सा मोशन होगा, 3D होगा। कभी आप लोग देखे हैं, आप लोग जैसे कि गैसियस मॉलिक्यूल का नाम सुनेंगे। ये गैसियस मॉलिक्यूल जो होता है, गैस का जो अणु होता है, ये गैस का अणु किसी भी डायरेक्शन में फ्री होकर क्या करता है, मूव करता है, जिधर स्ट्रेट पाथ हो, प्लेन हो, स्पेस हो। इसलिए गैसियस मॉलिक्यूल का जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा,
3D मोशन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अभी तक हम समझ गए हैं कि मोशन कितना प्रकार का होता है, 3, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। जब भी किसी बॉडी का मोशन यदि स्ट्रेट पाथ पे हो तो 1D, यदि प्लेन में हो तो वो क्या होगा 3D, और यदि किसी बॉडी का मोशन यदि किस में हो, स्पेस में हो, तो उसका जो मोशन होगा वो कौन सा होगा 3D होगा। कोई दिक्कत? लेकिन हम लोगों को जो सिलेबस है उस सिलेबस में यानी आपको पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है, 1D यानी 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ना है। पर हमको पढ़ना है, अब वो देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा ऐसी पैरामीटर्स है, कौन कौन सा ऐसा वेरिएबल्स है जिसको हमको 1D मोशन में पढ़ना है। ठीक है, और वो देखते हैं, जल्दी से इसको लिखिए, छापिए और पॉज कीजिए, देखेंगे। तो हम बता रहे थे कि हम लोगों को जो 11th के काइनेमेटिक्स में जो पढ़ना है वो 1 डायमेंशनल पढ़ना है। ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ना है पहले अभी इस चैप्टर में हमको। तो जो 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ना है इस चैप्टर में, तो उस 1 डायमेंशन में कौन कौन सा ऐसा पैरामीटर्स है जिसको हम लोगों को यानी वेरिएबल्स है क्या करना है, स्टडी करना। तो जो मेनली जो इसमें जो वेरिएबल्स है, पैरामीटर्स है, वो है मेरा डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है स्पीड, चौथा है मेरा क्या है वेलोसिटी, पांचवा क्या है एक्सीलरेशन। तो ये मेरा मेनली 5 वेरिएबल्स है। ये मेनली मेरा क्या है 5, ये मेरा क्या है वेरिएबल्स, वेरिएबल कहो या पैरामीटर्स को। और ये जो आगे है ये ST, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ या इक्वेशन ऑफ मोशन या रिलेटिव मोशंस, ये मेरा इसी पैरामीटर्स पे रिलेटेड है, डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो मेरा 5 वेरिएबल्स है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इसको इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। किसमें, मोशन इन 1D या 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ना। लेकिन ये जो यहाँ पर स्पीड आ रहा है ना, स्पीड, जिसको स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन करते हैं, इसमें भी 2 पार्ट को पढ़ना है जनरली। और वो जो जनरली पार्ट है आपको है, एक है एवरेज, है ना, और दूसरा पार्ट है इंस्टांटेनियस। अब ये इंस्टांटेनियस और एवरेज का थोड़ा सा ओवरव्यू बता दें आपको कि ये इंस्टांटेनियस या क्या कहते हैं एवरेज क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। लेकिन आपको बता दूं इससे पहले कि आपको इंस्टांटेनियस और एवरेज बता दें, इसके लिए आपको सिंपल से समझना होगा, यदि टाइम इंटरवल बहुत लंबा हो, बहुत बड़ा हो, टाइम इंटरवल क्या हो बहुत बड़ा हो, यदि क्या है चाहे डिस्टेंस या स्पीड की बात करें या वेलोसिटी की बात करें या एक्सीलरेशन की बात करें, यदि क्या हो ये जो होता है 4 डेल्टी, डेल्टी मतलब होता है ये जो होता है लॉन्ग टाइम, यानी क्या होता है लॉन्ग टाइम के लिए, किसके लिए होता है लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम जो हो, बहुत टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा अधिक हो, तो उस कंडीशन में कौन सा लगाते हैं एवरेज लगाते हैं। और एवरेज किसके लिए होता है, जब कोई भी बॉडी या तो यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म की बात नहीं करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या स्पीड से या एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होता है, तो उसके लिए हम लोग किसका वर्ड यूज करते हैं एवरेज के लिए, कि किस स्पीड से वो जा रहा है। लेकिन इसी में यदि कोई पार्टिकुलर 4 है ना, dt में होता है टाइम मोमेंट होता है, एक होता है मोमेंट ऑफ टाइम। dt मतलब क्या होता है मोमेंट ऑफ टाइम, मोमेंट ऑफ टाइम, मोमेंट ऑफ टाइम का मतलब होता है इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब होता है एक पार्टिकुलर क्षण, एक इंस्टेंट की बात करते हैं, जब कुछ ही क्षण के लिए हो, एक पार्टिकुलर क्षण के लिए हो, किसी पार्टिकुलर एक इंस्टेंट की बात किया जाए, तो उस टाइम में एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक पार्टिकुलर मोमेंट पर एक वेलोसिटी होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पार्टिकुलर एक इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। लेकिन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कह दिया जाए कि कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, नॉन यूनिफॉर्मली समझते हैं, तो उस कंडीशन में जो लॉन्ग टाइम के लिए जो उसका वेलोसिटी होगा वो एवरेज होगा, है ना, स्पीड होगा तो एवरेज स्पीड होगा, और एक्सीलरेशन होगा तो वो कौन सा होगा एवरेज एक्सीलरेशन होगा। तो इसको हम लोग समझेंगे 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। लेकिन आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग 2 पैरामीटर के बारे में स्टडी करेंगे, और एक होगा डिस्टेंस और दूसरा होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, एक डिस्टेंस दूसरा होगा डिस्प्लेसमेंट। इस पैरामीटर के बारे में हमको नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में हम इस दोनों पैरामीटर्स को पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड हमको किसके बारे में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, जो आपको तब तक के लिए आप क्या करेंगे हम आज यहीं तक। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद, जय
हिंद।